नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जाकर के मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव हूँ। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। East or west, whom is the best? Some take rest, don't call any guest. Enjoy your home fest, don't have out getting just. This is your life-saving test, so be in your nest. This is the entire world request. Stay home, stay safe. हम सभी परेशान हैं कोरोना से, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सभी मिलकर अच्छे से इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम जीतेंगे। हमने कई अपनों को खोया है, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी कई ढेर सारे अपने हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क पहने, लोगों से दूरी बनाकर रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। DTV भारत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में चैनल के रूप में लॉन्च ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो हमारे बिहार के स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं वो बिहार की बात करें, बिहार के विकास की बात करें, बिहार के लोगों की समस्याओं को हम तक पहुंचाने में एक बेहतर वाहक बने। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बिहार की अच्छी बातों को भी दिखाएं, बिहार की एक अच्छी छवि बने, बिहार की जो एक गौरवशाली परंपरा रही है, बिहार गौरवशाली धरोहरों का एक भारत में बेहतर राज्य है। तो बिहार अपने गरिमामयी और गौरवशाली जो हमारी परंपरा है वो आपके चैनल से दिखे, इसकी अपेक्षा करते हैं और आप को अपनी शुभकामनाएं भी देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के वासियों को भी हम अपनी शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के विकास में आप सबों का बेहतर सहयोग मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का मदन सहनी पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी, 8 जुलाई से शुरू होगी नियोजन की प्रक्रिया। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी इमरान गिरफ्तार, उसके 2 और हार्डकोर मोबाइल। पूर्णिया पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा, हथियार के साथ 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं DTV भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर मदन सहनी से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में मदन सहनी नहीं शामिल हुए थे, तो बड़ी खबर बता रहे हैं
जहां पर कैबिनेट बैठक में मदन सहनी शामिल नहीं हुए थे। मंत्री मदन सहनी को मनाने की कवायद अभी तक बेअसर हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पटना में इस्तीफा सौंप सकते हैं मदन सहनी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात भी कर सकते हैं, ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो मदन सहनी को लेकर लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं मदन सहनी, लगातार आरोप लगाया है अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं, ये कहना है मदन सहनी का। मदन सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं और लगातार अधिकारियों पर आरोप उन्होंने लगाया और इसके बाद कहा कि उनकी चपरासी तक इस विभाग में नहीं सुनता है और इसलिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। तो मदन सहनी को फिलहाल मनाने की कवायद बेअसर रही है और इसके साथ साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पटना में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं मंत्री मदन सहनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार से आज कर सकते हैं मुलाकात और मुलाकात के बाद ये फैसला ले सकते हैं कि मंत्री पद में रहेंगे या छोड़ेंगे। अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्थिति है और उस स्थिति पर लगातार संशय बरकरार है। लेकिन अभी जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें मंत्री मदन सहनी शामिल नहीं हुए थे, नाराज हैं वो और मंत्री मदन सहनी को मनाने की फिलहाल कवायद जो चल रही है वो बेअसर साबित हुई है। तो आज पटना में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं मंत्री मदन सहनी। सहनी को लेकर बड़ी खबर आपको सामने आ रही है। बता दें आपको कि आज पटना में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी के अनुसार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज वो सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात के बाद अपना फैसला लेंगे। हालांकि अभी तक जो उनको मनाने की कवायद चल रही है वो बेअसर साबित हुई है और अपने विभाग के अधिकारियों से जो मंत्री मदन सहनी है वो नाराज है। उन्होंने कहा था कि चपरासी तक उनकी बात नहीं सुनता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, लगातार मनाने की कोशिश चल रही थी लेकिन मंत्री मदन सहनी मानने को तैयार नहीं है और आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो सीएम से मिल सकते हैं और इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, संशय बरकरार है। जी अविनाश, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मदन सहनी बिहार का समाज कल्याण विभाग देख रहे थे, लेकिन अब वो किसका कल्याण चाहते हैं ये कहना मुश्किल लग रहा है। स्थिति ये है कि बिहार सरकार में एक ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। आज एक खबर आपको और बता दूं कि आर.के. सिन्हा जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, उन्होंने भी अधिकारियों के रवैये को लेकर निशाना साधा है। कहा है कि बिहार में जो स्थिति है अधिकारियों की वह बिल्कुल काबिले तारीफ नहीं है, वो मंजूरी के लायक नहीं है। अब जब सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देंगे मदन सहनी या नहीं देंगे, तो इस पर फैसला मदन सहनी का होगा। एक चीज और, राजनीति में एक कहावत प्रसिद्ध है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। यहाँ निशाना कहीं और है और निगाहें कहीं और हैं। अधिकारी तो निशाने पर हैं लेकिन निगाहें मदन सहनी की यदि बात करें तो कहीं और है। आज इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये तो वो तय करेंगे, लेकिन जो इस्तीफे की उन्होंने पेशकश की है, इस्तीफे की बात उन्होंने की है, अधिकारियों के गलत रवैये की बात की है, उसे लेकर के स्थिति साफ हो रही है कि नहीं मदन सहनी मानने वाले नहीं हैं। और इसका संकेत कल ही मिल गया था जब वो कैबिनेट बैठक में नहीं आए थे। कैबिनेट बैठक हुई, 10 फैसलों पर मुहर लगी, लेकिन मदन सहनी उस बैठक से नदारद थे, नाराज चल रहे हैं सरकार से, अधिकारियों से, और बैठक में नहीं आए। अविनाश, बिल्कुल, लेकिन मदन सहनी का ये कहना कि ना तो चपरासी सुनता है और अधिकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो वाकई में ये सरकार और अफसरशाही जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार इसको लेकर कहता रहा है कि सुनवाई नहीं होती है, कई विधायकों ने भी ये सवाल उठाए हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल अरुण, सवाल यहाँ पर यह उठ जाता है कि जब माननीयों की ही बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर जनता किस खेत की मूली है? जी, अभी तक विपक्ष कह रहा था, लेकिन स्थिति यहीं पर और गंभीर हो जाती है जब सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री
कैबिनेट मंत्री जो समाज कल्याण मंत्री के पद पर हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बात चपरासी भी नहीं सुनता, तो अधिकारियों को कौन कहे। देखिए अविनाश, यदि आप पूरे बिहार सरकार में स्थिति देखें तो एक तरह से अफसरशाही अपने चरम पर है। जनता की आप बात छोड़ दीजिए, यहां स्थिति यह है कि अधिकारियों की ही बात नहीं सुनते। अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का भी उल्लंघन करने में, आदेश को भी दरकिनार करने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। उसके आप आगे आते हैं तो जो माननीय हैं उनकी बात वो खुद ही अपना दर्द बयां कर रहे हैं। अभी तक विपक्ष कह रहा था कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, लेकिन अब तो पक्ष कहने लगा, अब तो सरकार कहने लगे, सरकार के विधायक कहने लगे, सरकार के सांसद और पूर्व सांसद कहने लगे। आर.के. सिन्हा ने भी कहा है कि अधिकारियों का रवैया मंजूरी का लायक नहीं है, वो अधिकारियों का रवैया है वो बहुत गलत है, माननीयों के प्रति हो, अधिकारियों के प्रति हो या जनता के प्रति हो। तो नीतीश सरकार में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरुण, आज मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, मनाने की कवायद भी चल रही है, क्या लगता है? जैसा कि आपने कहा कि फैसला तो उनका होगा, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि जब जेडीयू कोटे के मंत्री, जेडीयू जो सत्ता में मतलब बड़ी हिस्सेदार तो नहीं है लेकिन बड़ा पद है, मुख्यमंत्री जेडीयू के कोटे से आते हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर जेडीयू के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जेडीयू कोटे के एक मंत्री का यह कह देना, ये वाकई में सरकार और कम से कम मुख्यमंत्री पर भी बड़े सवाल खड़ा कर देता है। जी, ये पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, आपके सीएम को, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करता है और साथ ही पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है जब एक मंत्री कहता है कि मेरी बात सचिवालय में, मेरी बात मेरे विभाग के अधिकारी नहीं सुनते हैं, चपरासी तक नहीं सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि मदन साहनी कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी चोट लगी है, उनको बड़ी ठेस लगी है, तब ये बात वो कह रहे हैं। आखिर उन्होंने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं हमारे सहकर्मी हमारे बात नहीं सुनते, हमारे नेता, हमारे जदयू के नेता या हमारे बीजेपी के सहयोगी नेता बात नहीं सुनते? वो अधिकारियों पर सीधे तौर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते। तो देखिए किसी भी काम के लिए एक चेन बना होता है, एक सिस्टम बना होता है। मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके नीचे मातहत अधिकारी हैं, उनके नीचे उनके ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नीचे कनिष्ठ अधिकारी हैं। लेकिन ये चेन जब कहीं ना कहीं ब्रेक होगी तो प्रभाव मंत्री पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ पूरे सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा और उसका असर आपके जनता पर दिखेगा, विकास के कार्यों पर दिखेगा। तो जदयू, बीजेपी, सरकार, सीएम, ये सभी एक तरह से कटघरे। मदन साहनी ये सवाल उठाते हुए एक बड़ा फैसला इस्तीफा देने जा रहा हूं। बिल्कुल, तो ये स्थिति है, इस्तीफा देने जा रहा हूं और देखना यह होगा कि इस्तीफा कब वो देते हैं। हालांकि खबरों निकलकर सामने आ रही है कि आज वो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं तो फैसला बदल भी सकता है या फैसला अडिग पर भी वो रह सकते हैं। हालांकि अब तक मनाने की जो कवायद थी वो नदारत रही है और वो बेअसर रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए अरुण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्थिति यह है, मदन साहनी आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं और इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। देखना होगा कि इस्तीफा देते हैं या फिर वापस से अपने कार्यभार को संभाल लेते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और इधर आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि अभी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की डेट जारी नहीं की है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद काउंसलिंग के लिए अलग से डेट जारी की जाएगी। छठे चरण में माध्यमिक शिक्षकों के 30,020 पदों पर नियुक्ति के लिए 8 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर दरभंगा के डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को वो हड़ताल उन्होंने की, हड़ताल पर चले गए और इसके कारण यहां के आपातकालीन और ओपीडी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। डीएमसीएच के कनिक चिकित्सक कमलकांत ने कहा है कि पिछले वर्ष डीएमसीएच के जिस तरीके से सर्जिकल भवन को आपको बता दें कि कंडम घोषित करने के बाद भी 2 विभाग के मरीज को अन्य भवन में शिफ्ट किया गया और इसके कारण मरीज को ना तो आईसीयू का लाभ मिल पा रहा है और ना ही वहां पर इस संबंध में डॉक्टरों ने भी कई बार अस्पताल प्रशासन से बात की लेकिन किसी प्रकार की संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद डॉक्टरों ने यह फैसला लिया कि चलो अब हड़ताल पर चलते हैं तो मरीजों की व्यवस्थाएं मिले। इसको लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। जनता इसमें मेन बात पिस रही है, हम लोग को देखा नहीं जा रहा है भाई साहब, ठीक है ना। हम लोग आपको बिलीव नहीं होगा, ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के लिए फ्लो मीटर नहीं है तो हम लोग ढूंढ के जाते हैं, लेके आते हैं और यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं कि मरीज बच जाए।
और कोई काम के लिए नहीं, सिर्फ मरीज के हित के लिए हम लोग इतना दौड़ रहे हैं और इतना यहाँ पे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बात अगर जहानाबाद जिले की करें तो यहाँ एक बार फिर से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई जा रही थी, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जिले में उपलब्ध नहीं थी, जिससे जिलेवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शुक्रवार से एक बार फिर से कोरोना के टीका की पहली डोज लगने लगी है। वहीं अब इसको लेकर लोगों में उत्सुकता भी नजर आ रही है। चल गए हैं, 2-3 आदमी के साथ में लेके आ गए थे अपना गांव से, सबको घुरा के लेके गए हैं। कम से कम 6 दिन तक हम आए गए हैं, 6 दिन, 7वां दिन पर हमको सुई पड़ गया। बतलाइए, मैं विकलांग आदमी हूँ, फिर भी अपना 5-6 बार आए गए, हराने परेशानी, रौदा गर्मी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास बरामद 2 हाईटेक मोबाइल और 4 सिम की जांच में कई बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम इसकी जांच कर रही है। एनआईए ने दावा किया है कि गिरफ्तार दोनों भाई पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए तौबा के लिए काम करते हैं। छापेमारी के दौरान नासिर और इमरान के पास से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल उपकरण के साथ आतंकी घटना को अंजाम देने संबंधित कई दस्तावेज भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब जो मोबाइल हाईटेक सिम है और हाईटेक मोबाइल है उसकी जांच की जा रही है और एनआईए का दावा है कि इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से दरभंगा में पार्सल बम ब्लास्ट हुआ था और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उसका नाम जो है वो इमरान है और अब इस मामले की जांच जो है वो एनआईए कर रही है। हैदराबाद से दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद उसे पटना लाया गया था और पटना के बाद एनआईए ने उसे और पुलिस में मिलकर अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और दावा यह किया जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश जो रची जा रही थी उसका खुलासा हो सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये दोनों भाई पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौबा के लिए काम करते हैं और छापेमारी के दौरान इन दोनों के पास से जो सामग्री बरामद हुई है उसमें आपको बता दें कि बम बनाने के डिजिटल उपकरण और कई हाईटेक मोबाइल शामिल हैं। 4 सिम भी मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है और उससे कई चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। उधर पूर्णिया में एसपी के निर्देश पर एडीपीओ के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी है उसके। और आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक चौक स्थित इंस्टा कार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में 13 जून की रात हुई 25 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है और विशेष टीम ने लूट के मास्टरमाइंड सोनू कुमार समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक डकैती की वारदात हुई थी, इसमें लगभग 25 लाख रुपए लूट लेने की बात संज्ञान में आई थी। इस संदर्भ में मरंगा थाना अंतर्गत कांड संख्या 508/21 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा लगातार कई जगहों पर छापेमारी की गई। बहुत संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। इस पूछताछ के फलस्वरूप रोहतास जिले के नौहट्टा में पुलिस और लोगों के बीच में झड़प की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की पूरी टीम कैमूर पहाड़ी के तलहट्टी में वन विभाग की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे वनवासियों को हटाने के लिए गई थी, जिसको लेकर लोग नाराज हो गए और दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। कटिहार में एक महिला और उसके परिजनों ने ससुराल वालों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। हिंदू धर्म के ब्राह्मण समाज से आने वाली सोनी का आरोप है कि उसके ससुराल वाले पहले ही किसी निश्चित क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है और 2 नाबालिग बच्ची का धर्मांतरण करवाया जा चुका है। सोनी का आरोप है कि उसके पति भी इस पूरे प्रकरण में अपने घर वालों का साथ दे रहे हैं और इसलिए विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि इस मामले में अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
हर नगर थाना अंतर्गत यह कालीबाड़ी का मैटर है, जो एक पारिवारिक विवाद है। इसी विवाद में आपस में मारपीट भी हुई है। उसी में एक महिला का यह कहना है कि उनकी जो सास है वो उनकी बच्ची और उनको इस तरह के दबाव देते हैं, क्योंकि महिला के परिवार में कुछ लोग क्रिश्चियन ऑलरेडी अपना चुके हैं, जो उनकी सास है और भैंसुर है वगैरह। तो इस संबंध में बताया गया है। उस संबंध में थाना में लिखित आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होगी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। इधर बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। आपको बता दें कि इसमें एक पक्ष जो जीतो सहनी है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताइए जा रहा है कि जीतो सहनी ने अपने पड़ोसी पर नामजद सभी लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का आरोप लगाया है। विवाद यही हो रहा है सर, ये हमको घर से खींच कर मारा, घर से खींच कर मारा। हम 2 आदमी थे, जबरदस्ती किए थे, मारे हैं। घर से खींच के सुता कर अंगना में, कोई छोड़ाने वाला भी नहीं है। सुपौल में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डीजे की धुन पर नाच रही नर्तकी के साथ एक युवक दोनों हाथों में पिस्टल लहरा रहा है, और ये वीडियो कहां का है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, और इस वायरल वीडियो की नहीं करता है। हालांकि बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो राघोपुर थाना क्षेत्र का है। नालंदा में कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों की ठगी करने वाला साइबर ठग का सरगना के सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राजगीर और इसके अलावा दीपनगर के साथ साथ बिहार थाना पुलिस के सहयोग से दिल्ली साइबर ब्रांच की टीम ने इस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पेशे से निजी शिक्षक और एक साइबर ठग भागने में सफल रहा है। सब इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह ने बताया है कि दोनों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाकर पूछताछ की जाएगी। वो फ्लिपकार्ट का ऐड चलाता है भी, ठीक है ना, और उसका पैसा बाहर से भी आता है। हाँ, और पवन जो है उसका साथी है, वो पैसा उसको देता था। तो क्या काम करता है दोनों हैकिंग वाला भी काम करता है, गैस्टिंग का, गैस जो होता है ना ऑक्सीजन वाला, उसका काम करता है। तो कोचिंग में चलाता है? हाँ, कोचिंग चलाता है। दोनों टीचर हैं। कहाँ पर? एक तो बताएं कचहरी है ना, वहाँ पे है, एक हॉस्पिटल मोड़ के आगे है। कटिहार के डंडखोड़ा थाना क्षेत्र के भंगिया पुल के पास पुलिस ने एक लग्जरी कार से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। आपको बता दें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरकांत झा ने बताया है कि शराब तस्कर बंगाल के रास्ते लग्जरी कार से कटिहार आ रहे थे, और इसी दौरान आपको बता दें कि चेकिंग की गई और चेकिंग में शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। बता दें आपको कि कार से विभिन्न ब्रांड के लगभग 274 लीटर शराब ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। शैलेश कुमार सिंह को थाना पर गुप्त सूचना मिली कि डनखोरा होकर के शराब का बड़ी खेप जाने वाला है। इस संबंध में इनके द्वारा भंगिया पुल के पास चेकिंग लगाई गई। लगभग 11:20 में एक टाटा इंडिका से मोहनी की तरफ से गाड़ी आ रही थी, जिसको देख के रुकना चाहे, लेकिन पुलिस को देखते ही उसमें से 2 व्यक्ति गाड़ी में 2 व्यक्ति दोनों जो है भागना चाहा, जिसमें पुलिस द्वारा खदेड़ करके करण कुमार शाह जो भेलागंज बलिया बरौन का था उसको गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी है, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटना स्थल पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ? अरे वो ब्लड लगा है ना। कहाँ पे हुआ घटना? फाटक रेलवे भी नहीं है सर। किनका घटना हुआ? किनका घर हुआ? नाम क्या था? नाम मांगो। मांगो। पिताजी का नाम?
10 नीचा 10 नीचा डेट करेगा क्या ना अभी डेट नहीं कहाँ गया है कहाँ गया सदर हॉस्पिटल बाबू घेर लिया है। भागलपुर जिले के रामपुर खुर्द पंचायत के एक नंबर वार्ड में 7 निश्चय योजना से बना जल मीनार टंकी जो है वो फट गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल मीनार के ऑपरेटर ने बताया कि जल मीनार को स्टार्ट करने के लिए विद्युत का जो कार्य किया गया है इसमें लापरवाही बरती गई है और इसी से यह स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन कनेक्शन जो है हमको नहीं मिला है। बोला कि 200 रुपया और जमा कीजिएगा तब आपके अंदर में कनेक्शन देंगे। मिल रही है पानी आई जो शुरू से चला है 15 दिन तक आया, उसके बाद पानी आना बंद हो गया। ये 8-9 महीना साल भर जो सोच लीजिए, साल भर से नहीं आ रहा पानी। 6 महीना से 8 महीना से नहीं आ रहा। कब से आप लोगों को पानी की मुहैया 1.5 साल हो गया सर। बोकारो जिले के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में हुई एक रेलकर्मी की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 6:30 बजे के आसपास एक सूचना थाना को प्राप्त हुई थी कि कोई एक व्यक्ति घायल अवस्था में रेलवे लाइन के किनारे वो पड़ा हुआ है, जो थाना से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो थाना से तुरंत उठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद थाना के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। और खबर यूपी के अमेठी से है, जहां गौरीगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपनी बुआ की जमकर पिटाई कर दी है। आपको बता दें कि जिससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं